प्रोटोकॉल पहले लिख लेते हैं। बहुत आसान सा तथ्य है, बस यही आता है कि किससे संबंधित है और कब स्टार्ट हुआ था, कब लागू हुआ था। लिख लीजिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जैसे ये ऐसे मिलान करने वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, वियना संधि, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, या प्रूफ वाले प्रश्न की ए का बी होगा, है ना, ऐसे करके आता है, तो उसको प्रश्न आ जाते हैं। लिखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। लिखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित है। ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित है। यह संधि वर्ष 1987 में, यह संधि वर्ष 1987 में, और वो भी 16 सितंबर 1987, ध्यान रखना है, 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया। या ऐसे भी आता है हस्ताक्षरित हुआ, मतलब सभी ने उसको हस्ताक्षर किया। इसके बाद हो गया है ना। अब लिखिएगा इसका उद्देश्य ओजोन परत क्षरण हेतु जिम्मेदार पदार्थों, ओजोन परत क्षरण हेतु जिम्मेदार पदार्थों के उत्पादन एवं उपयोग में कमी लाने हेतु तैयार किया गया था। जनवरी 1989 से 1 जनवरी 1889 या 1989, कहाँ 1989 है, 1 जनवरी 1989 से यह प्रभावी हुआ। दोनों फैक्ट्स आपको जानने हैं। 16 सितंबर 1987 को लागू हुआ, यानी कि सभी देश इस पर हस्ताक्षर कर लिए, और 1 जनवरी 1989 से यह प्रभावी हुआ। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल आप देखते हैं 1997 में सिग्नेचर होता है और 2005 से प्रभावी होता है। तो दोनों फैक्ट्स परीक्षा में आते हैं, ठीक है ना। इस समझौते में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इस समझौते में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ब्रैकेट में लिखेंगे UNEP, ये फुल फॉर्म भी परीक्षा में आता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसके बाद ने प्रमुख भूमिका निभाई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उत्सर्जन के आधार पर एक बाध्यकारी समझौता है। इसके तहत विकसित देशों को 2000 तक CFC के उत्पादन एवं उपभोग, ये भी आता है परीक्षा में, CFC के उत्पादन एवं उपभोग पर विशेष कर रोक लगाया गया। 2000 तक CFC के उत्पादन एवं उपभोग पर पूरी तरह से प्रतिबंधित करने को कहा गया। यानी कि 2000 तक उसके उत्पादन और उपभोग जो देश सिग्नेचर किए हैं वे देश 2000 तक उत्पादन भी नहीं करेंगे, उपयोग भी नहीं करेंगे, इसके तहत ये कहा गया, ठीक है ना। इसके बाद आगे पढ़िएगा, जिसमें विकसित देशों को 1994 तक
विकसित देशों को 1994 तक अपने उपयोग एवं उत्पादन को 1994 तक अपने उपयोग एवं उत्पादन को उत्पादन को 1986 के स्तर, मतलब 1987 के पहले जो होता था उसके तहत 1986 के स्तर के 80% लाने हेतु 80% लाने हेतु और 2000 तक पूरी तरह बंद कर देना था, और 2000 तक पूरी तरह से बंद कर देना था। और विकासशील देशों को 2010 तक, विकासशील देशों को 2010 तक बंद करने को कहा गया। बाद में इसमें कई संशोधन हुए, बाद में इसमें कई संशोधन हुए। लंदन संशोधन 1990, लंदन संशोधन 1990, कोपेनहेग संशोधन 1992, कोपेनहेग संशोधन 1992। इसके बाद लिखिएगा अमेरिका एवं कनाडा आदि देशों द्वारा, अमेरिका एवं कनाडा आदि देशों द्वारा प्रस्तावित HFC संशोधन, HFC यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC संशोधन। देखिए आपको यही बताया जा रहा है कि ये आपको 16 सितंबर 1987 से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ, 1 जनवरी 1989 को यह लागू किया गया, जिसमें आप देखते हैं विकसित देश थे उनको 2000 तक पूरी तरह से बंद करना, और आप देखते हैं 1994 तक 1986 में, यानी कि जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संधि नहीं हुई थी उसके पहले जो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पादन होता था उसके 80% तक लाने को कहा गया कि आप अचानक में न समाप्त करिए, 1994 तक 80% ले आइए और 2000 तक पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दीजिए। और जो विकासशील देश थे यानी कि जो विकसित देशों से कम हैं अमीर, उनको कहा गया कि आप 2010 तक इसको पूरी तरह से समाप्त कर दीजिए। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपकी विकासशील देशों को कब टाइम दिया गया, विकसित देशों को कब टाइम दिया गया, कब लागू हुआ और कब ये हस्ताक्षर हुआ, ऐसे 4 प्रश्न आते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आपको लिखना होगा वायुमंडलीय ओजोन मापन, वायुमंडलीय ओजोन मापन। वायुमंडलीय ओजोन मापन। वैसे तो आप जानते हैं कि डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर से इसकी माप होती है, लेकिन 3 चीज़ें हैं इसके तहत, तो इसको लिखिएगा वायुमंडलीय ओजोन का मापन, वायुमंडलीय ओजोन का मापन डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किया जाता है। डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किया जाता है, डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किया जाता है एवं इसे डॉप्सन यूनिट में व्यक्त किया जाता है, एवं इसे डॉप्सन यूनिट में व्यक्त किया जाता है। वायुमंडलीय ओजोन को 3 प्रकार से मापा जा सकता है।
तीन प्रकार से मापा जा सकता है। तीन प्रकार से मापा जा सकता है। पहला हो जाएगा डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा, पहला हो जाएगा। दूसरा है फिल्टर ओजोन मीटर द्वारा, दूसरा हो जाएगा फिल्टर ओजोन मीटर द्वारा। ठीक है ना। तीसरा है टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर, थर्ड हो जाएगा टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा। तो परीक्षा में तीनों में से अगर कोई भी आए तो वैसे तो डॉप्सन वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, डॉप्सन इकाई में मापा जाता है, ये बार बार आता है। लेकिन अगर अन्य तीन भी आता है तो फिर गलत नहीं होगा। अब एक लिख लीजिए ओजोन छिद्र, जो कि महत्वपूर्ण हो जाता है। ओजोन छिद्र लिखिएगा। ओजोन छिद्र तकनीकी रूप से, ओजोन छिद्र तकनीकी रूप से कोई छिद्र नहीं है। ओजोन छिद्र तकनीकी रूप से कोई छिद्र नहीं है जहाँ पर कोई ओजोन गैस उपस्थित नहीं होती, जहाँ पर कोई ओजोन गैस उपस्थित नहीं होती है, नहीं होती है, बल्कि यह अंटार्कटिका के ऊपर, बल्कि यह अंटार्कटिका के ऊपर समताप मंडल में ओजोन अपघटित क्षेत्र है। ओजोन अपघटित क्षेत्र है जो दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु में, अब दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु कब होती है? अगस्त से अक्टूबर, ठीक है ना। दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु यानी अगस्त से अक्टूबर के महीने में के शुरू होने पर घटित होता है। फिर लिख लीजिएगा वायुमंडल में ओजोन का औसत सांद्रण, वायुमंडल में ओजोन का औसत सांद्रण करीब 300 डॉप्सन यूनिट है। 300 डॉप्सन यूनिट है, यानी इतना होना चाहिए, इसको लिखिएगा 300 डॉप्सन यूनिट है। कोई क्षेत्र जहाँ का सांद्रण, कोई क्षेत्र जहाँ का सांद्रण कोई क्षेत्र जहाँ का सांद्रण 220 डॉप्सन यूनिट गिर जाता है, 220 डॉप्सन यूनिट गिर जाता है, वही ओजोन छिद्र का भाग माना जाता है, वही ओजोन छिद्र का भाग माना जाता है। समझ पा रहे हैं ना। जैसे आप देखते हैं सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, कोई भी चीज़ आपको से देखना है तो इन 7 रंगों का बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो जो आपने देखा कि जो भी आपको आंखों से दिखाई देती है वो 7 रंगों का रोल है। और आप देखते हैं कि आप ये देखिएगा, अगर आप ये पृथ्वी का गोलार्ध मान लेते हैं तो ऊपर वाले साढ़े छाछठ को आर्कटिक वृत्त कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ओजोन के क्षेत्र का कोई रोल ही नहीं है। अंटार्कटिक वृत्त जो नीचे होता है दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ पर जो साढ़े छाछठ होता है और यहाँ 90 जो होता है ध्रुव, यहीं पर दक्षिणी ध्रुव में जब सूर्य का प्रकाश पहुँचता है तो जो रोल चलता है तो
अंटार्कटिक के ऊपर सर्वाधिक ओजोन क्षरण का कारण। अंटार्कटिक के ऊपर सर्वाधिक ओजोन क्षरण का कारण। लिखिएगा, अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडल में वसंत काल में, अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडल में वसंत काल में ओजोन परत में 40% क्षरण हो जाता है। 40% क्षरण हो जाता है। ओजोन परत का विघटन और उसका अवलोकन दक्षिणी ध्रुव से वसंत ऋतु अर्थात अगस्त से अक्टूबर या सितंबर से नवंबर, अगस्त से अक्टूबर या सितंबर से नवंबर के बीच हर वर्ष किया गया है। बाद में इसी घटना को ओजोन छिद्र नाम दिया गया। समझ पाए ना? आपको यही बताने का प्रयास किया गया है कि डॉप्सन का ये 300 तो 220 या उसके नीचे कब हो जाता है? हर वर्ष हो जाता है जब ध्रुव पर वसंत ऋतु आती है, चाहे वो अगस्त से अक्टूबर हो चाहे सितंबर से नवंबर। उस समय 40% ओजोन की जो गैसें होती हैं वो क्षरण हो जाती है, समाप्त हो जाती हैं। तो हर वर्ष होता है, तो साइंटिफिकली इसमें एक नाम दे दिया गया जिसका नाम है ओजोन छिद्र। समझ आ गया ना? देखिएगा, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षरण के 3 प्रमुख कारण हैं। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षरण के 3 प्रमुख कारण हैं। पहला हो जाएगा ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल। यानी कि ध्रुवों में भी तो समताप मंडल की स्थिति पाई जाएगी। चूंकि धरती गोल है, आप देखते हैं, तो ध्रुवों पर भी समताप मंडल मतलब आप देखते हैं तो वही चीज तो जाएगा। आप देखिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, तो गोल धरती है, सब जगह वहाँ से उठेगा। तो आप देखते हैं कि ध्रुवों पर जो समताप मंडल में बादल छा जाते हैं, उसी की वजह से ओजोन छिद्र क्या होता है? ओजोन गैस का क्षरण हो जाता है। दूसरा है ध्रुवीय भंवर। ध्रुवीय भंवर, इसमें आप लिख सकते हैं, ध्रुवीय भंवर में मत लिखिए, लिख लीजिए मदर ऑफ पर्ल क्या होता है? एक वर्ड है मदर ऑफ पर्ल। PEARL, पर्ल मतलब मोती होता है, वही चीज है। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं सामान्यतया समताप मंडल में अत्यधिक शुष्कता पाए जाने के कारण यहाँ पर बादलों का निर्माण नहीं होता। लेकिन शीत ऋतु के समय इस ऊंचाई पर तापमान इतना कम हो जाता है कि बादल बनने लगते हैं।
इन बादलों के कण एक समान एवं छोटे होते हैं, एक समान एवं छोटे होते हैं, जिनके द्वारा इन बादलों के कण एक समान एवं छोटे होते हैं, जिनके द्वारा सूर्य के प्रकाश को एक समान तरीके से परावर्तित कर दिया जाता है, जिसके कारण ये रंगीन हो जाते हैं। इन्हीं को मदर ऑफ पर्ल कहा जाता है। इन्हीं को मदर ऑफ पर्ल कहा जाता है। जो कि आप जानते हैं बादल बनते हैं तो आपने देखा होगा गोभी के आकार के बादल बनते हैं, पच्छाव स्तरीय बादल, कपासी बादल, वर्षा स्तरीय बादल, अस्तरीय बादल, मेघ, है ना, ऐसे करके तो बहुत सारे बादल हैं। तो बादल आप देखते हैं इस तरह से ऐसे ऐसे होते हैं ना, इस प्रकार से अगर बादल को नाम दिया जाए तो इसमें बूंदों की मात्रा होती है। इनके तो इन बादलों की जो बात हो रही है, इस एक समान और एक निश्चित आकार के कण होते हैं, तो जो सूर्य का प्रकाश इनसे गुजरता है तो ये चमकदार दिखाई देते हैं, और चमकदार दिखाई देने के कारण चूंकि व्हाइट कलर का दिखता है, इस वजह से मोती भी व्हाइट होता है, इसको मदर ऑफ पर्ल कहा जाता है। तो ये शब्द आ सकता है, ठीक है। और ध्रुवीय भंवर क्या होता है वो आप जान रहे हैं। चक्रवात जब आपने चलता है देखे ना, चक्रवात और प्रति चक्रवात, चक्रवात और तो प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन होता है, और चक्रवात में आप देखते हो इस तरह से होता है ना, हवाएं अंदर की तरफ जाती हैं और प्रति चक्रवात में हवाएं बाहर की तरफ जाती है। मतलब निम्न वायुदाब क्षेत्र उच्च वायुदाब क्षेत्र जब बनता है तो निम्न वायुदाब क्षेत्र में क्या होता है, उच्च वायुदाब की हवाएं आती हैं तो चक्रवात होता है, और प्रति चक्रवात में निम्न वायुदाब क्षेत्र की हवाएं उल्टा चलती है, मतलब बाहर जाती हैं। तो उसी को ध्रुवीय भंवर कहते हैं, जब भी ध्रुवों पर चक्रवात की स्थिति बनती है, ठीक है। तो इससे भी ओजोन छिद्र बढ़ता है, ठीक है। तीसरा हो जाएगा सक्रिय क्लोरीन का प्रभाव। सक्रिय क्लोरीन का प्रभाव, सक्रिय क्लोरीन का प्रभाव। तो क्लोरीन वही जो मनुष्य के द्वारा CFC है, मिठाई क्लोरीन है, ये सब गैसें हैं, वही हो जाएगा। इसमें बहुत सारे गैसें हैं, जैसे यहाँ पे देखिए क्लोरीन, नाइट्रेट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इन सभी का रहेगा स्थिति इसमें। अब आपको लिखना होगा लिखिएगा ओजोन परत संरक्षण के उपाय। ओजोन परत संरक्षण के उपाय। इसमें लिखिएगा टोरंटो विश्वविद्यालय की वैज्ञानिक, टोरंटो विश्वविद्यालय की वैज्ञानिक G.W. केंट मूर, नाम परीक्षा में आया है, ध्यान दीजिएगा, G.W. केंट मूर परीक्षा में आया हुआ नाम है, ध्यान रखिएगा। केंट मूर के नेतृत्व में अनुसंधानकर्ताओं ने वर्ष 2005 में तिब्बत के पठार के ऊपर 2005 में तिब्बत के पठार के ऊपर ओजोन हैलो का पता लगाया। ओजोन हैलो का पता लगाया। हैलो को हिंदी में आभा मंडल कहते हैं। ओजोन हैलो, इसको हिंदी में आभा मंडल कहते हैं, का पता लगाया। इसमें तिब्बत के पठार के चारों ओर, इसमें तिब्बत का पठार के चारों ओर अतिरिक्त ओजोन की उपस्थिति का पता लगाया। तिब्बत का पठार आप जान रहे हैं, चाइना उस पर अब कब्जा कर लिया है वर्तमान समय में तिब्बत पे। उसको पामीर का पठार, दुनिया का छत, अलग अलग नाम दिया गया है। तो उसके ऊपर ओजोन की उपस्थिति का पता लगाया। पठार के ऊपर केंद्रीय भाग में
इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आया हुआ है। पठार के ऊपर केंद्रीय भाग में ओजोन की कम मात्रा एवं परिधि के चारों ओर अतिरिक्त ओजोन का छल्ला पाया गया। इस अतिरिक्त ओजोन की सांद्रता अत्यधिक प्रदूषित शहरों में उपस्थित ओजोन की सांद्रता की तरह थी। जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि ओजोन का उच्च सांद्रण मनुष्यों में खांसी सीने में दर्द और फेफड़ों में क्षति पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ये आपका ऐसे मिलेगा अगर कि कौन किसने पता लगाया, तो तिब्बत के पठार का उनका नाम क्या है, G.W. केंट मूर ने ओजोन हैलो का पता लगाया, जिसको आभा मंडल कहते हैं। तात्पर्य क्या है, जैसे आप देखिएगा आप शनि ग्रह देखिएगा तो शनि के ओर छल्ला होता है, वलय जिसको कहते हैं हिंदी में। शनि है एक अरुण है, दो ऐसे ग्रह हैं जिनके किनारे किनारे वलय पाया जाता है, गैसों का वलय होता है। तो वैसे तिब्बत के पठार के ऊपर ओजोन गैसों का एक वलय पाया गया या छल्ला पाया गया, आप कह सकते हैं। ये उसी तरह से था जैसे जहाँ पर CFC वगैरह गैस ज़्यादा होती है वहाँ पर ओजोन गैसों का, इन गैसों की वजह से CFC गैसों का एक घेरा बन जाता है। ठीक उसी प्रकार ओजोन का सांद्रण पाया गया, यानी ओजोन गैसों की अधिकता पाई गई। ठीक है, तो यहीं पर उसको क्या नाम दे दिया गया, ओजोन हैलो या ओजोन आभा मंडल। ठीक है, चलिएगा अब लिख सकते हैं आप CFC उत्सर्जन का निवारण। कारण को आप जानते हैं, निवारण है CFC उत्सर्जन का निवारण। लिखिएगा बिजली के सामानों को प्लग से निकालना। पहला हो जाएगा बिजली के सामानों को प्लग से निकालना। अगर वे उपयोग में नहीं आ रहे हैं तो इससे भी क्या किया जा सकता है, CFC गैस का यूज या उसका उत्पादन समाप्त किया जा सकता है। वैसे सभी लोग प्लग में ही लगाए रहते हैं, चार्जर वगैरह देखिए है ना, लगा हुआ छोड़ दिया जाता है। तो इससे भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उससे भी उत्सर्जन, हाँ उससे भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है ना, बिजली के सामानों को प्लग से निकाल देना, यानी कि प्लग उसका अलग कर देना अगर वे यूज में नहीं आ रहा है, अन्यथा उससे भी गैस रिलीज होता है। आप देखिए अगर टच करिए तो गर्म रहता है ना। और कोई भी चीज़ प्लास्टिक या इलेक्ट्रिक चीज़ कोई भी चीज़ गर्म होगी तो क्रिया करेगी ही। दूसरा है 3D का अनुसरण। 3D आप जानते हैं, पर्यावरण की पहली क्लास में आपको बताई गई थी। 3D मतलब क्या, 3R। 3D मतलब 3R। 3R आपका बताया गया था, पुनर्चक्र, पुनर्निवारण। ठीक है, R का क्या मतलब था, लिख लीजिए 3R। ये आपका था रिसाइकिल यानी पुनर्चक्र, ये आपकी परीक्षा में भी आता है। रिसाइकिल जिसको कहते हैं पुनर्चक्र, और दूसरा का मतलब होता है रेड्यूस मतलब कमी। और तीसरे R का तात्पर्य है रीयूज यानी पुनः उपयोग। रीयूज
जाए, पुनर्चक्रण किया जाए, पुनर्चक्रण और कमी किया जाए और फिर से यूज़ कर दिया जाए। इसका भी यूज़ करके क्लोरोफ्लोरोकार्बन को समाप्त किया जा सकता है। फिर लिखिएगा CFL। CFL का फुल फॉर्म जानते हैं ना, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब का यूज़ करना। CFL का यूज़ करना, इससे भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस समाप्त हो जाएगा। फुल फॉर्म अगर लिखना चाहते हैं तो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट इसको कहते हैं। CFL का यूज़ करने से भी होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन समाप्त, यानी कि नहीं होगा। फिर देखिए एरोसॉल कैन के यूज़ से बचना। एरोसॉल कैन के यूज़ से बचना। एरोसॉल कैन का यूज़ का मतलब है कि ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ करना जिससे धूल, कण, राख वगैरह वायुमंडल में मिश्रित होती है, उसका यूज़ ना करना। फिर है पेड़ लगाना। नेक्स्ट है कारपूल एवं सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का यूज़ करना, मतलब पार्किंग का यूज़ करना। कारपूल एवं सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का यूज़ करना। कारपूल ऐसे है, कारपूल मतलब एक ही गाड़ी से सभी लोग जाएं, ये कहने का मतलब है, ठीक है। और जहाँ भी पार्किंग मिले वहाँ पर रोक दें, उसको ये नहीं कि पेट्रोल चलाते रहें। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का प्रयोग करना या पैदल चलना, जो हो नहीं सकता है ना, वर्तमान समय में हो ही नहीं रहा है। नेक्स्ट है ऊर्जा सक्षम उपकरणों का यूज़ करना। ऊर्जा सक्षम उपकरणों का यूज़ करना। ठीक है। पैकेट वाली चीज़ों के यूज़ से बचना। पैकेट वाली चीज़ों के यूज़ से बचना। इसके दो कारण हो सकते हैं। अगर पैकेट वाली चीज़ों के यूज़ से बचेंगे तो खुली चीज़ें खाने से बीमारियां हो रही हैं, एक इसका नेगेटिव फैक्ट है। और इसका पॉजिटिव फैक्ट है कि खाने से बीमारियों से बच रहे हैं, नेगेटिव फैक्ट है कि इससे प्रदूषण होगा। इस वजह से देखिए आजकल जो फाइबर की चीज़ें हैं इको फ्रेंडली आने लगी हैं, पत्तल वगैरह या प्लास्टिक के चम्मच वगैरह, जो कि एक निश्चित समय पे निश्चित तापमान पे समाप्त हो जाएंगे, प्रकृति में मिल जाएंगे। अब वैसी हार्ड प्लास्टिक नहीं आ रही है खाने पीने की चीज़ें से। विदेशों में तो चॉकलेट प्लेट यूज़ होता है, आपने देखा होगा कि खाना खाने के बाद उस प्लेट को भी चाहे व्यक्ति तो खा सकता है तोड़ करके। ऐसा एक सिस्टम है, और नहीं तोड़ के खाता है तो फेंक देगा तो वो एक समय के बाद वो नेचर में फिर से हो जाएगा, व्याप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है स्थानीय बाजार से ताज़े उत्पाद खरीदना। स्थानीय बाजार से ताज़े उत्पाद खरीदना। अब एक और फैक्ट आता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा कौन कौन सी गैसें रोकी गई थी। CFC तो है ही, उसके अतिरिक्त बहुत सी गैसें हैं, लिख लीजिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा नियंत्रित पदार्थ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा नियंत्रित पदार्थ। पहला लिखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा लिखिएगा हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी HCFCS, ठीक है। इसको कहते हैं फेरॉन भी कहते हैं, हाइड्रोक्लोरोकार्बन को फेरॉन भी कहते हैं। तो अगर कहीं परीक्षा में फेरॉन मिल जाए तो कंफ्यूज न होइएगा, HCFCS को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है हेलॉन। नेक्स्ट है हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, HB हो जाएगा, हाइड्रोब्रोमो, इसके बाद फ्लोरोकार्बन। फिर है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी परीक्षा में आया है, हाँ, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको भी नियंत्रित किया गया था। मिथाइल क्लोरोफॉर्म, हाँ, CH3CCl3,
इसको भी रोका गया था। नेक्स्ट है ब्रोमोक्लोरोमीथेन, ब्रोमोक्लोरोमीथेन। और नेक्स्ट है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, अब आप देखते होंगे कि कई सारे हैं जो आप वैसे तो सीधे दो ही रेफ्रिजरेटर और एसी ही सुने हैं, लेकिन फसलों के कीटनाशकों पर जो छिड़काव होता है उससे भी कुछ गैसें निकलती हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। इसके बाद सॉल्ट कलेक्टर तो आप जाने ही थे। अब आपको कुछ प्रश्न देखिएगा। ये प्रश्न आता है कि फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है, तो इसको लिख लीजिएगा मेफ्रोन गैस, मेफ्रोन गैस फ्रिज में भरी जाती है, मेफ्रोन गैस। फ्रिजों में प्रशीतक के रूप में, यानी कि ठंडा करेगा। चलिएगा, अब कुछ प्रश्न है देखिएगा। कह रहा है निम्न पदार्थों में कौन से ओजोन रिक्त कारक हैं, यानी कि ओजोन परत को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। क्या है, ऑप्शन है आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, नन ऑफ दीज। कह रहा है निम्न पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्त कारक है, यानी ओजोन परत का क्षरण करेंगे। तो पहला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा है हैलोन्स, तीसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और आपको कूट बताना है। ठीक है, कूट में मिल रहा है केवल पहला, दूसरा, चारों, कोई नहीं। दूसरा है हैलोन्स। अभी तो आपने लिखा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत इतनी सारी गैसों पर कंट्रोल किया गया, तो उसमें आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड भी लिखा, हैलोन्स भी लिखा, नाइट्रस ऑक्साइड भी लिखा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी लिखा। यही तथ्य है। ठीक है, तो ये सभी ओजोन परत का क्षरण करते हैं, तो क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने तिब्बत पठार के ऊपर 2005 में ओजोन आभा मंडल या ओजोन हैलो या ओजोन वलय का पता लगाया है ना, GW कैंटमूर लिखा ही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, हरितगृह प्रभाव से, मिलान करना है, अम्लीय वर्षा से, ओजोन परत से, संकटगत प्रजाति ओजोन परत से। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न बन जाते हैं। फिर से वही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। तीसरी बार भी 2014 में 16 में पूछा गया। एक अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, उपर्युक्त तीनों अपने क्लास में लिख चुके हैं, जो नहीं लिखे हैं वही बताइएगा। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन आपको लिखवाया गया था एक बार, जब हमने बताया था एक नहीं सुमेलित था और 3 सुमेलित था, तो ये 1979 में आपने लिखा था। ठीक, लिखा था। दूसरा प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 1992 लिखा था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997। कार्बन व्यापार नहीं आपने लिखा था, ये क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित था। यहाँ ऑप्शन में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दिया है। ठीक है, कार्बन व्यापार यानी कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन प्रचिन, ये सब क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। हाँ, यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑप्शन में दिया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत क्षरण से संबंधित है। ठीक है, वियना समझौता आपने लिखा नहीं है, लिख लीजिएगा वियना समझौता, लिख लीजिएगा। वियना संधि क्या है, लिखिएगा। यह एक प्रोटोकॉल है, यह एक प्रोटोकॉल है जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ही है, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ही है। इसका संबंध भी ओजोन परत से है। 1 जनवरी 1989 से यह भी प्रभावी हुआ था। 1 जनवरी 1989 से यह भी प्रभावी हुआ था। और आपने ये तथ्य लिख चुके हैं आप कि
1994 से संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 16 सितंबर को हर वर्ष ओजोन परत दिवस या ओजोन दिवस मनाने का ऐलान किया गया था। ठीक है, तो ये फैक्ट परीक्षा में आया हुआ है तो रिवाइज करना होगा। देखिएगा, कह रहा है ओजोन परत संरक्षण दिवस। अब चाहे ओजोन दिवस कहे, चाहे ओजोन परत संरक्षण दिवस कहे या ओजोन परत दिवस कहे, सब 16 सितंबर है। ऑप्शन में वही दिया है और ये आप पहले भी लिख चुके हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1994 से। ठीक है, फिर से देखिए विश्व करके दिया है तो भी 16 सितंबर ही होगा। ठीक है, फिर विश्व ओजोन दिवस वही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस नाम कुछ भी कहे 16 सितंबर ही है, ये नहीं कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से कंफ्यूज हो जाए। सुमेलित नहीं है, बताइएगा। कह रहा है ओजोन तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर कह रहा है रॉकेट ईंधन केरोसिन तेल, फिर अम्ल वर्षा नाइट्रिक एसिड, ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा जो होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड ये परीक्षा में बार बार पूछता है, ऐसे भी पूछता है अम्ल वर्षा का कारण, ऐसे पूछ लेता है या अम्ल वर्षा किस कारण से होती है, और सुमेलित करने में तो आया ही है। सुमेलित करने वाले प्रश्न, कूट वाले प्रश्न, ये सब आजकल की IAS PCS की परीक्षा का ट्रेंड हो गया है। ठीक है, एक प्रश्न में 4 प्रश्न। तो देखिएगा, अम्ल वर्षा नाइट्रिक एसिड होगा, यही नहीं होगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखिएगा, लंबा सा प्रश्न है लेकिन आंसर वही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने एवं उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाध्य करने यानी फेजिंग आउट के मुद्दे से संबंधित है? कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल, वियना संधि, उसके बाद कह रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिर कह रहा है ए और बी दोनों। नहीं, क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ ओजोन से संबंधित है? वियना संधि और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ही तो संबंधित है, तो ए और बी दोनों कह दिया। ठीक है, हाँ बिल्कुल समझ रहे हैं ना क्या क्या तात्पर्य है। वियना संधि और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से रिलेटेड है और यहीं पर यही कह रहा है कि यहाँ पर देखिए प्रश्न में ओजोन का अवक्षय करने वाले दिया ही है। ठीक है, अगला चलिएगा, अब लिख लीजिएगा ओजोन परत क्षरण के प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ये मनुष्यों पर प्रभाव, जानवरों पर प्रभाव, समुद्रों पर प्रभाव, ऐसे करके आया हुआ है। लिखिएगा ओजोन परत क्षरण के प्रभाव, ओजोन परत क्षरण के प्रभाव कई तरीके से प्रभाव पड़ेगा। पहला लिख सकते हैं समुद्री पारितंत्र पर प्रभाव, समुद्री पारितंत्र पर प्रभाव, आप जान रहे हैं कि समुद्र के अंदर जो भी सूर्य की किरणें जाएंगी उसमें ये प्रश्न आता है कि अल्ट्रावायलेट कौन सा, A, B, C, तो UV, B यही ज़्यादा घातक होता है और इसी के यही नुकसान करेगा। तो समुद्री पारितंत्र पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं यानी समुद्री पेड़ पौधे होते हैं जो समुद्र के नीचे सतह पर होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे, और जब पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है पारितंत्र प्रभावित होगा, क्योंकि आप जानते हैं समुद्रों के पारितंत्र में, वनों के पारितंत्र में उत्पादक होते हैं, फिर उपभोक्ता होते हैं, उसको 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो जब उत्पादक ही समाप्त हो जाएंगे तो उपभोक्ता कैसे विकसित करेंगे? ठीक है, और प्लस आप देखते हैं कि समुद्र में भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को स्थिर करके उसको समाप्त कर देता है यौगिक के रूप में, तो ये फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को समाप्त करने का सबसे सरल उपाय यही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, समुद्र पारितंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फाइटोप्लैंक्टन्स नष्ट हो जाएंगे। लिख लीजिएगा फाइटोप्लैंक्टन्स नष्ट हो जाएंगे। इसका मतलब आप जान रहे हैं समुद्री पादप। ठीक है, समुद्री पादप, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होगी। आगे बढ़िएगा, वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वनस्पति पर प्रभाव, वनस्पति पर प्रभाव, तो इसमें क्या हो जाएगा? पौधे रोगी हो जाएंगे, पौधे रोगी हो जाएंगे। तो 2
ठीक है ना। दो प्रकार के प्रभाव वनस्पतियों पर। प्रत्यक्ष प्रभाव में पौधे रोगी हो जा रहे हैं, अप्रत्यक्ष प्रभाव में लिखिएगा जिसमें मटर और गोभी का पौधा सबसे पहले प्रभावित होगा। दूसरा अप्रत्यक्ष प्रभाव है वनस्पतियों पर, तो क्या होगा, पौधों के आकार में परिवर्तन हो जाएगा। अप्रत्यक्ष प्रभाव में पौधों के आकार में परिवर्तन। दूसरा होगा पौधों में पोषक तत्वों के वितरण में परिवर्तन। दूसरा हो जाएगा पौधों के पोषक तत्वों के वितरण में परिवर्तन। और तीसरा इसमें हो जाएगा विकासीय समय में परिवर्तन। विकासीय समय में परिवर्तन, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं किसी भी चीज़ का 100% नहीं कारण होता। जैसे अगर 10 लोगों को या 10 चीज़ों को नुकसान पहुंचाया जाए तो कोई तुरंत ही प्रभावित हो जाएगा, कोई थोड़ी देर में प्रभावित होगा, कोई तनिक भी प्रभावित नहीं होगा, कोई पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा वनस्पतियों पर, उसमें पौधे रोगी हो जाएंगे। क्यों रोगी हो जाएंगे, क्योंकि आप देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितना तेजी से करेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक नियम है ना। और आप देखिएगा रोगी हो जाएंगे। अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या पड़ेगा, पौधों के विकास का जो समय होगा वो प्रभावित हो जाएगा। आप देखते हैं कि कई बार होता है कि पौधा ना ही सूखता है ना ही बड़ा होता है, छोटा पौधा ही और कम विकसित पौधा ही वो रोगी पौधा कहलाता है। फिर आपने देखा कि पौधों के आकार में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। यूवी पौधों के आकार में परिवर्तन का मतलब जिस पौधे का जो आकार निश्चित होना चाहिए उसमें विकृति आ जाएगी। फिर है विकास समय में परिवर्तन, समय से या तो उसका विकास रुक जाएगा या तो समय से पहले वो डेवलप कर जाएगा। पोषक तत्वों के वितरण में परिवर्तन, पोषक तत्वों का जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे पोषक तत्व बनाते हैं, उसका वितरण होता है, उसके पूरे जो तना है, जड़ है, पत्तियां हैं, रेशे हैं, उसमें भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। मनुष्यों पर प्रभाव लिख लीजिए। मनुष्यों पर प्रभाव एक तो आप जानते हैं बार बार परीक्षा में पूछता है त्वचा कैंसर, ठीक है। तो लेकिन एक ही समस्या नहीं है, लिखिएगा त्वचा कैंसर पहला। दूसरा हो जाएगा मोतियाबिंद एवं नेत्र दोष। मोतियाबिंद एवं नेत्र दोष। मोतियाबिंद में भी काला मोतिया एक होता है जिसको ग्लूकोमा कहते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें जो रेटिना है उस पर बिल्कुल प्रतिबिंब नहीं बनता और रेटिना ही प्रभावित हो जाती है, उसको काला मोतिया कहते हैं। ऐसे में प्रकाश बिल्कुल नहीं, जैसे मोतियाबिंद होता है तो वो सफ़ेद मोतिया होता है, उसमें जो रेटिना होती है उस पर थोड़ा सा धब्बा छा जाता है, उसको साफ किया जा सकता है, लेंस से परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन आप जानते हैं ना कि कार्निया होता है, रेटिना होता है। किसी की मृत्यु पर यह भी प्रश्न परीक्षा में आता है कि कौन सा भाग दान किया जाता है, तो कार्निया दान किया जाता है। तो प्रश्न कैसे पूछे, तो यहाँ पे देखिए ग्लूकोमा जो होता है जिसको काला मोतिया कहते हैं, उसमें पूरी तरह से वो रेटिना प्रभावित हो जाता है, कार्निया प्रभावित हो जाता है और बिल्कुल भी दृष्टि वापस नहीं आ पाती है। जब भी ग्रहण लगता है तो आप देखिए नग्न आंखों से सूर्य को नहीं देखा जा सकता। उस समय सूर्य से ऐसी रेज रिलीज होती हैं जो कि आई साइट को प्रभावित करती हैं, इसलिए चश्मा एक प्रकार का आता है, उससे देख सकते हैं। या तो उसमें हाइपोथेसिस भी है कि मतलब थोड़ा सा है ना, नहीं देखना चाहिए, पानी में देख सकते हैं, कई प्रकार के धार्मिक दृष्टि से कई प्रकार की बातें बता करके लोगों को रोका जाता है। लेकिन उसका साइंटिफिक कारण यही है कि जो है घातक किरणें रिलीज होती हैं जिससे आईसाइट प्रभावित होती है। तो मनुष्यों में ओजोन परत, जब ओजोन परत हल्का हो जाएगा तो मोतियाबिंद की समस्या, जिसमें काला मोतिया प्रमुख है, या कोई भी नेत्र दोष हो सकता है। अगला लिखिएगा, हाँ यही है मोतियाबिंद ब्रैकेट में मुख्य रूप से काला मोतिया एवं नेत्र दोष। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, तमाम तरीके के उपाय किए जाते हैं। इसके बाद लिखिएगा हाँ, इसके लिए कोई लेंस ही नहीं बना है जो भी है। हालांकि अभी कल परसों हमने देखा कि एक ऐसा चश्मा भी बन गया है वर्तमान समय में जो कि अंधे भी उससे देख सकते हैं, है ना। एक ऐसा चश्मा दुनिया में आविष्कार हुआ है कि जिसकी आई साइट एकदम समाप्त हो गई हो, या बहुत लोग जन्म से अंधे होते हैं, उनके मतलब नेत्र ज्योति में या कह दिया जाए कि दोष होता है तो वो देख सकते हैं। यानी एक ऐसे करिए कि काल्पनिक छवि बन सकती है उनके दिमाग में, क्योंकि आप देखिए आंखें फिट होती हैं और नेत्र जो
जो है मस्तिष्क ब्रेन से कनेक्ट होते हैं, ब्रेन को सूचना देता है, तब न जाकर के दिमाग में एक आइडिया लगता है ये छवि बनी, कि तुरंत आँख ने देखा नहीं कि तुरंत देख हो जाए, है ना, कुछ साइंटिफिकली है। अगला लिखिएगा प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना, यानी इम्यूनल सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना। तो प्रतिरक्षा तंत्र कैसे कमजोर होगा? WBC जब समाप्त हो जाएगी, ठीक है, WBC समाप्त होती है, वाइट रेड सेल तो हो जाता है। इसके बाद सनबर्न यानी कि झुलस जाना, उसको सनबर्न कहते हैं। जो लोग ज़्यादा धूप में रहते हैं उसकी स्किन जल जाती है या काली हो जाती है, उजड़ने लगती है, उसको सनबर्न कहते हैं, ठीक है। तो मनुष्यों पर इसका यही सीधा प्रभाव पड़ेगा। चलिएगा आप कुछ प्रश्न और जान रहे हैं कि जैव रासायनिक चक्र भी आपको पढ़ाया जाएगा, तो उसमें ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र आपको पढ़ाया जाएगा, फास्फोरस चक्र, तो उसमें बताया जाएगा कि कैसे नेचर से कोई चीज़ आता है और विभिन्न जीवों के माध्यम से जैविक घटक और अजैविक घटक जो होते हैं उनके माध्यम से फिर से वातावरण में विलीन हो जाता है, चाहे वो ऑक्सीजन चक्र हो, चाहे नाइट्रोजन चक्र हो, फास्फोरस चक्र हो, कार्बन चक्र हो, तो उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो जैव रासायनिक चक्र पर भी प्रभाव पड़ेगा, ये प्रमुख था। अब देखिए कुछ प्रश्न है जो कि इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, देखेंगे। पहला प्रश्न है सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण हो सकता है, तो यकृत कैंसर, मस्तिष्क कैंसर, मुखीय कैंसर, त्वचीय कैंसर, त्वचीय कैंसर, ठीक है। इसके बाद DNA में भी परिवर्तन हो जाएगा, तो इसको भी एक पॉइंट लिख लीजिए। DNA RNA आपने सुना है ना, DNA तो लिख लीजिएगा। मनुष्य के DNA पर भी, मनुष्य के DNA में आनुवंशिक परिवर्तन हो जाएगा, मनुष्य के DNA में आनुवंशिक परिवर्तन हो जाएगा। और एक और फैक्ट लिख लीजिएगा, UVA, UVB, UVC 3 प्रकार की होती है, UVA, UVB, UVC, मतलब पराबैंगनी किरणें 3 प्रकार की होती हैं। तो जानना ये होगा आपको कि UVA और UVB धरती पर पहुंच के नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन UVC जो है वो अत्यंत घातक तो होती है लेकिन वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती, यही लिख लीजिएगा। UVA और UVB पृथ्वी तक पहुंच पाती हैं, UVC पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। हाँ, सबसे घातक भी होती है लेकिन पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे P है, S है, L है, भूकंप की 3 तरंगें होती है ना, तो कुछ होती है L जो होती है वो सबसे बाद में जब तबाही हो जाए तो उसके बाद उसका असर देखा जा सकता है। L तरंगे, P तरंगे, S तरंगे, तो कुछ होती है जो ठोस द्रव गैस तीनों में गुजर सकती हैं, कुछ सिर्फ ठोस में गुजर सकती है। वैसे ही है UVA और UVB धरती पे आएगी, नुकसान पहुंचाएगी। UVC सबसे घातक तो होती है लेकिन पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती। इसका तात्पर्य यही है कि वातावरण में, वायुमंडल में ही ऊपर ही समाप्त हो जाती है। अब आपको मिला है यही फैक्ट, कूट वाला प्रश्न है, सुनिएगा। ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है, पहला। दूसरा कह रहा है ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरित से संरक्षित करती है। दूसरा वाला तो सीधा समझ रहे हैं। अब पहला वाला देखिए, पहला कह रहा है ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है, हाँ या ना? क्यों? हरित गैसें नहीं पढ़े हैं? आपको मिला था ना कि कंबल का काम करती हैं, तो कंबल का काम में ग्रीन हाउस गैसें में ओजोन गैसें भी होती हैं। फिर आपको एक फैक्ट मिला था कि जब ये क्षोभ मंडल में होती हैं तो ये हानिकारक होती हैं, और जब ये समताप मंडल में जाती हैं तो ये रक्षक का काम करती हैं। तो आवश्यक तो है ना, क्योंकि हाँ, जिस वायुमंडल में धरातल से ऊपर क्षोभ मंडल के नीचे का जो वायुमंडल है उसमें ये क्या है, अब आवश्यक है ना, तभी ना ग्रीन हाउस गैसों को आपने देखा था कि सूर्य की किरणें आती है वापस जाती है तो ये प्रतिरक्षा का काम करती है और ऊपर से छत के लाती है, ठीक है। तो यही इसका हो जाएगा। AR दोनों सही है, AR की सही है, दोनों सही है, दोनों की AR की सही व्याख्या है। इस वाले प्रश्न में बच्चे बहुत बचते हैं, सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं, ऐसे प्रश्न जब आता है तो दोनों ऐसे ऑप्शन मिलता है कि AR दोनों सही है, फिर ये कहता है AR की सही व्याख्या कर रहा है, और दूसरे में आ जाता है AR दोनों सही
ठीक है। तो सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। पहले तो IAS का ही ये पैटर्न था, PCS में भी आने लगा है समीक्षा अधिकारी वगैरह में। हाँ, ऐसे प्रश्न आप जहाँ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो वहाँ आपको 4 ऑप्शन के अनुसार अपने को बदलना होगा। फिर देखिएगा, वैज्ञानिकों की निम्न टीमों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया? तो नाम बताइए। नहीं, ये तो तिब्बत के पठार वाले हैं, गालेट एंड मेलिना, है ना। तो यहाँ पे ये किस टीम के थे? अब ऑप्शन मिल रहा है रूसी टीम, जर्मन टीम, अमेरिकन टीम, ब्रिटिश टीम। नाम नहीं दिया रॉलैंड और मेलिना, ब्रिटिश टीम। कल मिला था भाई, कल आपने इसको जाना था, ठीक है। बिल्कुल अच्छा है, अच्छे फैक्ट्स आपको मिले हैं, ठीक है। तो एक और प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अभी आपने इसको नहीं सुना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन ह्रासक यानी ओजोन नाशक पदार्थों के रूप में चर्चित, उनका प्रयोग ऑप्शन ए सुघट्य फोम के निर्माण में होता है, ऑप्शन बी ट्यूबलेस टायरों के निर्माण में होता है, ऑप्शन सी कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में होता है, और ऑप्शन 4 एरोसोल कैन में दबावकारी एजेंट के रूप में होता है। अब आपको मिल रहा है 1 2 3 केवल 4, 1 3 4 और 1 2 3 4। आपने लिखा है ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निवारण, और निवारण में कई सारे पॉइंट्स लिखे हैं, तो उसमें से आपको एरोसोल कैन ये हो जाएगा पहला, और कह रहा है सुघट्य फोम के निर्माण में दूसरा, और आपका इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करना तथा उन्हें प्लग से हटाना, ठीक है। तो ये 3 आपको मिला है। तो किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे, आपको पूरा तैयार होना चाहिए। अगला देखिएगा, अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है? ठीक है ना, व्हाट इज द रीजन? करा विशिष्ट क्षोभ मंडलीय विक्षोभ की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह। दूसरा, विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह। ध्रुवीय वाताग्र एवं समताप मंडलीय बादलों की अनुपस्थिति तथा मीथेन क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह। मुझे पूरा यकीन है कोई प्रश्न को समझ नहीं पा रहा होगा। वैश्विक तापन से ध्रुवीय तापमान में वृद्धि। कह रहा है कि ओजोन परत में जो अंटार्कटिका के पास ध्रुवों पर छिद्र पाए गए हैं, वो क्यों पाए गए हैं? 3 कारण आपने लिखा है ना, ध्रुवीय भंवर लिखा है, ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल लिखे हैं, ठीक है। अभी आज आपने लिखा है, और वही देखिए ऑप्शन में पूछ रहा है आपसे कि कौन इसके संभावित कारण क्या है। तो आपने लिखा है ना कि ध्रुवीय वाताग्र यानी कि ध्रुवीय भंवर, चक्रवात आपने पढ़ा है। इसके बाद समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन की उपस्थिति। तो मानवीय कारण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा और प्राकृतिक कारण में दोनों हो जाएंगे। तो तीसरे ऑप्शन में अनुपस्थिति वर्ड दे दिया है, तो उपस्थिति के कारण तो छिद्र बने हैं, अनुपस्थिति दे दिया है तो ये गलत हो जाएगा। अब पहले में क्षोभ मंडल का जिक्र किया है जो कि कहीं से भी नहीं है, और चौथे ऑप्शन में कहा है कि वैश्विक तापमान में ध्रुवीय प्रदेश में तापमान वृद्धि की वजह से ओजोन परत का क्षरण हुआ है। बिल्कुल नहीं। तो आपने सारे फैक्ट्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। आज का ये चैप्टर समाप्त हुआ। ओके, थैंक यू। हाँ।